आपको बताएं कि पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज न किसी सियासी पार्टी के हक में है ना किसी के खिलाफ। कोई भी ऑफिसर अगर किसी सियासी पार्टी के हक में हद से तजावुज़ करता है तो हमारा खुद एहतसाबी का अमल हरकत में आता है। कौमी सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। थोड़ी देर पहले DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनसे मुतादिद सवाल किए गए। इस हवाले से उनकी जानिब से तमाम तर सवालों के जवाब दिए गए हैं और इसके साथ साथ कॉम्बिंग ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के हवाले से भी कौम को उन्होंने आगाह किया है। उन्होंने बताया कि अब तक रवां साल 32,000 से ज़ायद ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। 90 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। रोजाना की बुनियाद पर 130 से ज़ायद ऑपरेशन हो रहे हैं। 193 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। आखिरी खारजी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। इसके साथ साथ 20 अगस्त 2024 से कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसमें 30 खवारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी का ये तमाम ऑपरेशन मुंह बोलता सबूत हैं। 26 अगस्त की रात जो घिनौनी कार्रवाई की गई उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। क्लियरेंस ऑपरेशन के जरिए 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। बलूचिस्तान के अवाम में रियासती जबर का तासुर पाया जाता है ताकि दुश्मन इसका फायदा उठा सके और तरक्की को रोका जा सके। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी। कुछ उसके चीदा चूदा जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो SIFC के हवाले से कहा गया, कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो किए गए हैं उसके हवाले से बात की गई है। साथ साथ एक बड़ा अहम मौक़िफ़ एक मरतबा फिर से सामने आया है कि पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है, इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही इसका कोई सियासी एजेंडा है। इस पर ज़रा गुफ्तगू कीजिएगा। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें जी, इसका बुनियादी मकसद ये था कि लोग कुछ एक प्रोपेगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, जहाँ हम बात करते हैं डिजिटल टेररिज्म की, और वो कुछ लोगों की ये कोशिश थी कि वो फौज को अलाइन कराए विद सम पॉलिटिकल पार्टी या इसके साथ या किसी के खिलाफ है। तो वो ये वाज़ेह तौर पे हम कह सकते हैं, और हमारी एक हिस्ट्री रही है एक नेशनल आर्मी की। आज जिस तरीके से कल 6 सितंबर है, देखें तो वो भी उस वक्त भी जिस तरह कौम अफवाज के साथ खड़ी थी, तो आज भी हम समझते हैं पूरी कौम जो है सियासत से बालातर होके अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और हमारे लिए सब एक जैसे हैं को, चाहे वो किसी भी सूबे से इसका ताल्लुक है और किसी को भी वो रिप्रेजेंट करता है, वो पाकिस्तानी है और अफवाज पाकिस्तान उनके साथ खड़ी है। सही। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम पॉइंट उठाया गया है सवाल के जो जवाब में, जब जवाब दिया गया तो बलूचिस्तान के हवाले से बात की गई। बलूचिस्तान के अवाम में रियासती जबर का तासुर पाया जाता है और दुश्मन इसी का फ़ायदा उठाता है, और हमने देखा भी है कि ऐसा कई बार हुआ भी है। तो इस हवाले से क्या आप अपना कॉमेंट करेंगे? जी हाँ, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और देखिए जिस तरह उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि बलूचिस्तान इज़ 43% ऑफ पाकिस्तान, इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और माइंस एंड मिनरल्स की वजह से है, गवादर की वजह से है, अरब और साथ ही पर्शियन गल्फ है, और सी पैक की वजह से, चाइना की वजह से है। तो लेकिन वहाँ पे देखें कि जो जिस तरह पोटेंशियल्स की बात की, और वहाँ पे बलोच जो अवाम है उनकी जो बात हुई है कि चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मकामी हैं जो बलोच हैं, इसी तरीके से दे आर रिप्रेजेंटिंग इन ऑल दी वॉक्स ऑफ सोसाइटी में है। अफवाज पाकिस्तान में है 40,000 से ऊपर है, 800 के करीब अफसर से, सोर्ड ऑफ ऑनर लेने वाले बलोचिस्तान के लोग हैं, स्पोर्ट्स में हैं। लेकिन ये है कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है आपके होस्टाइल एजेंसीज, जो स्पेशली दिस केस में इंडिया है, रहा है। और ये देखें जो दहशतगर्द जो ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में, चाहे वो BLF है या BLA, वो प्रॉक्सीज हैं। सो नैरेटिव दिया जाता है कि जी आप इन चीज़ों को फोकस करें। सो कॉल हमने देखा कि मिसिंग पर्सन का इशू है कि यहाँ पे, फिर इसके बाद कि ग्रेवेंसेस हैं, नेग्लेक्टेड हैं और एक्सप्लॉइटेड हैं, रिसोर्सेज नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि देखें ना कि टोटल जो बजट का 70% सेंटर देता है, तो मेरा ख्याल में बहुत बड़ी वो कंट्रीब्यूशन है सेंटर की तरफ से। लेकिन ये है कि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो दुश्मन के जो एजेंसीज हैं, इसमें देखें कि एक नहीं है, बहुत सारे कुव्वतें इसमें अभी इन्वॉल्व हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन हो, तामीर और तरक्की हो, चाइना यहाँ पे रहे। तो दैट्स वाई इनकी कोशिश है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। और फिर देखें कि ये जो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, ये देखें ना कि जिस तरीके से मासूम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से मूसा खेल में
23 लोगों को टारगेट किया है, सिब्बी में किया, तो वो इनका मकसद क्या है? यही हैंडलर्स चाहते हैं कि फियर क्रिएट करें, खौफ पैदा करें लोगों में। तो वो उस पे यही काम चल रहा है। या प्रॉक्सीज में मारंग बलोच जैसे लोगों को, या खवातीन और हजरात, या मामा कदीर था पास्ट में, उनको लेके आते हैं कि आप मिसिंग पर्सन को उछाले। सो एक जिसके आप समझ लें, दिस इज द नैरेटिव और द प्लानिंग ऑफ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द हॉस्टाइल एजेंसीज जो इनको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल मसूद साहब, और इस पर भी जरा नजरेसानी कीजिएगा। जिस तरह से डीजी ISPR ने भी कहा है कि 26 अगस्त को जो घिनौनी साजिश की गई, दहशतगर्दी की गई, ये तासुर दिया गया कि ये सूबों की लड़ाई है, दर हकीकत ये बलोचों ने पंजाबियों को मारा, ये कहा गया था, ये तासुर दिया गया था। लेकिन दहशतगर्दों ने ये पाकिस्तानियों को शहीद किया था, लेकिन तासुर ही अलग, दो राय नहीं है। और जो घिनौना खेल इस वक्त मुल्क में खेला जा रहा है, इसमें भी बैरूनी फंडिंग का अहम किरदार इसमें है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, और यही तो मैं बता रहा हूँ कि हॉस्टाइल एजेंसीज की यही कोशिश होती है कि इसको देखें तो क्यों टारगेट किया गया लोगों को, ताकि एक जो एथनिक राइवलरी या डिफरेंसेस क्रिएट किए जाएं, और ये उनका मकसद था, इसीलिए इनको क्लींस की जा रही थी। और देखें, और ये भी ऑन द बिहेस्ट ऑफ हॉस्टाइल एजेंसी है, रा के कहने पे कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने भी बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये किसी के साथ लड़ाई किसी एथनिक बेसिस पे नहीं, ये दहशतगर्द है जो इस पे अमल कर रहे हैं। और तो मेरे ख्याल में जितने चाहे बलूचिस्तान के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, AJK के लोग हैं, सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के झंडे तले सब मुत्तहिद हैं। जी ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी दौरान हमें अली रजा शाफ भी ज्वाइन कर चुके हैं, तज्ज़ियाकार। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम तर जो बातें हैं उनको वाजे किया गया है। एक बड़ा अहम पॉइंट यहाँ पर मैं सामने रखना चाहूँगी। इन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत पाकिस्तान का जो है अफगान हुकूमत के साथ वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे रवाबित भी हैं। थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जब हम अफगानिस्तान की हुकूमत की बात करते हैं तो लोगों के जहनों में हमेशा एक मनफी तासुर आता है, क्योंकि अभी जो हम दरअंदाजी देख रहे हैं अफगान सरजमीन से बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम। तो इसको आप देखिएगा कि किस तरीके से इसको कहा गया है। लाइक मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जहाँ पर इन दोनों हुकूमतों के रवाबित हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि अच्छे रवाबित हैं और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा हमारे साथ भी हैं। ये देखिए, बहुत शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। बात यह है जी कि अफगानिस्तान हम हमेशा इसी दोस्ताना माहौल में ही बात करना चाहते हैं और यही हमें सूट करता है। उसकी वजह है कि स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान का उसके साथ अच्छे रवाबत रखना पाकिस्तान को सूट करता है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को हर तरह के मुश्किल हालात में सपोर्ट किया है, चाहे सोवियत यूनियन हो की जंग हो, चाहे वो जो रिसेंटली भी मामला हो, इसके अलावा हर तरह के मुश्किल हालात में हमने उनको इसी वजह से सपोर्ट किया कि हम वो हमारे वो अफगान जो एक भाई हैं, इस्लामी भाई हैं। लेकिन बात यह है जी कि जो मामलात हैं वो अब तो पानी सर से गुजरता हुआ नजर आ रहा है कि वहां पर भारत का जो तसल्लुत है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट गई, अशरफ गनी की गवर्नमेंट के दौरान तो बाकायदा वहां पर जो रॉ है वो ओपनली ऑपरेट करती थी, पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार जो थी वो उसको लेके चल रही थी, तो वो हमें सूट नहीं करते थे। फिर ये आगे हमने ये इनके साथ हमारे मामलात भी कुछ अच्छे थे, हमारे लोग वहां पर गए, सारा इनको सपोर्ट भी किया हर तरह से जितना हम कर सकते थे। यहाँ पर भी अफगान तालिबान आए, वो सारा उस वक्त जो एक प्रोसेस हुआ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का भी, वो बाकी सारा उसमें भी हमने इनको जो है वो सपोर्ट किया। यही उम्मीद थी कि वो जो अफगान जमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जैसी तालिबान की गवर्नमेंट आई वो मामला मजीद बढ़ गए और शिद्दत आ गई। तो जब वो शिद्दत आई है तो अब हम चाहते हैं कि उसको, अभी तो उनसे इसी वजह से प्यार से बात की जा रही है, फ्रेंडली माहौल में बात की जा रही है कि आप फैसला करें आपने किस सिमत में खड़े होना है। सिमत में खड़े होना है तो तब भी पाकिस्तान जो है अपना एक मौक़िफ़ और अपना एक जो लाए अमल है, जो प्लान ऑफ एक्शन है, फिर उसको चेंज करे, उस लिहाज से लेकर चले जिस लिहाज से वो लेकर चल रहे हैं। देखें कि वहां से जो दहशत हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, इंसर्जेंसीज करते हैं, वहां पर जो असला अमेरिका छोड़ के गया को तकरीबन 3 लाख के करीब वेपन्स जो हैं वो जदीद
अमेरिकन इन ख्वारजियों के, ये ख्वारजी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाकायदा सबूत है। जब ये पकड़े जाते हैं, जब ये जख्मी होते हैं, जब ये मारे जाते हैं, इनसे जो असला मिलता है ख्वारजियों से, वो सारा वही असला है जो कि डेफिनेटली वो अमेरिकन तो अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे। ये वहां की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका फर्ज बनता है कि उस असले को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये इन तक पहुंचा कैसे, किसने पहुंचाया? तो ये तमाम मामला है, हम चाहते हैं कि इसमें वो अपना कंट्रोल करें इन तमाम चीजों को, लेकिन अभी तक कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन डीजी साहब ने आज बहुत अच्छे अंदाज में एक डिप्लोमेटिकली भी चीजों को लेकर चले हैं कि भाई आप दोस्ताना माहौल में हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आप ये जो सारी इंसर्जेंसीज पाकिस्तान के खिलाफ वहां से हो रही हैं उनको कंट्रोल करें और पाकिस्तान के साथ ताउन करें। बिल्कुल अली, साथ ही रहेगा मसूद अहमद साहब की जानिब एक बार फिर से आना चाहेंगे। मसूद साहब ये बताएगा कि जिस तरह से अब पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को, खवातीन को अब दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भी एक यकीनन बाइस तशवीश है, इसकी रोकथाम के लिए यकीनन पाक फौज की एक वाज़ेह स्ट्रेटजी मौजूद है। क्या अब इस स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है? जी हाँ, देखिए ऑलरेडी जिस तरीके से उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि इस पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रही है। जिस तरीके से देखें 73,000 जब बच्चों की बात कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान वो तालीम हासिल कर रहे हैं, और आर्मी के फॉर्मेशंस के यूनिट्स के अंदर भी हॉस्टल्स बनाए गए थे बलूचिस्तान के जो जितने बच्चे हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए। जब मैं खुद कमांड में था तो हमने खुद देखा कि हमने बहुत सारे बलोच लड़कों को एकोमोडेट किया था और उन्होंने एक्सेल किया, और सब्सिक्वेंटली हमने उनको देखा कि वो आर्मी में भी गए और बाकी इदारों में भी एक्सेल कर रहे हैं। तो दिस इज अ रिक्वायरमेंट। अभी इसमें देखें कि वो जो एक्सप्लेन भी कर रहे थे डीजी ISPR कि हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फौज अपना काम कर रही है, बॉर्डर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और साथ ही एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस भी कर रही है, लेकिन साथ साथ जो गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वेदर दे आर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं या फेडरल गवर्नमेंट से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब उस स्कोप में हम देखते हैं उसमें इस्तेहकाम के लार्जेस्ट स्कोप में अगर चीज़ें देखें, एवरीबॉडी हैज़ टू प्ले हिज रोल। मेरा ख्याल में जिस तरह देखें ना कोशिश की जाती है कि आर्मी एक जगह को क्लियर करती है, उसको होल्ड करती है, फिर उसको आगे हैंड ओवर करती है। अगर वो आप उसको बिल्ड नहीं कर सकते हैं और उसको फर्दर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ये एक फेलियर है। तो मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट्स जो स्पेशली मेनली द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनको अपना एक कलीदी किरदार अदा करना होगा कि ताकि जो फौज की कोशिशें हैं उनके समरात है उनको मुकम्मल तौर पे पाए तकमील पे पहुंचाया जाए। तो मेरा ख्याल में वो होने, इसके अलावा जहाँ तक ये आपने बात की है ब्रेन वॉशिंग वाली और सुसाइड अटैक्स में, खैबर पख्तूनख्वा में फौज का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। बहुत सारे बच्चे जो इस तरह पकड़े गए थे उनको बिल्कुल उन्होंने यहाँ पे उनकी वहाँ पे साइकोलॉजिकल किस्म की तरबियत की गई थी और उसके बाद से उनको स्कूलों में दाखिल करवाया गया है और उनमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो वापस गया हो। तो मेरे ख्याल में ये एफर्ट लोकल लेवल पे भी हो सकती है, अफवाज पाकिस्तान अपने लेवल पे भी कर रही है। अच्छा मसूद साहब, आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूँगी, उसके बाद फिर हम अली शाफ की तरफ भी दोबारा चलेंगे। सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं फ़ौज का किरदार किस तरीके से हो सकता है, क्या मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं, और यकीनी तौर पर हमारी जो पाक फ़ौज है वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि जो मईशत है उसमें भी अपना किरदार अदा करे। SIFC के हवाले से भी एक अहम उन्होंने नुक्ता उठाया कि इसके तहत जो पाक फ़ौज है वो हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान के माशी निज़ाम को बेहतर करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। सर, ये प्लान और इसके तहत मज़ीद क्या चीज़ें मुमकिन हो सकेंगी, कौन सी तरक्की है जो इसके जरिए की जा सकती है, थोड़ा सा इस पर भी नजर डालिएगा। देखें जी, बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का ये कंसेप्ट है। SIFC के अंडर बहुत सारे हैं, इसमें हमें जो आर्मी की कंट्रीब्यूशन हो रही है, आप देखें कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव अफवाज पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान जो है वो उसके थ्रू ये एग्जीक्यूट हो रहा है और मेनली ये फोकस कर रहे हैं तमाम वैसे सूबों में। एट प्रेजेंट जो फोकस है पंजाब है, पंजाब में चोलिस्तान है और ऑलरेडी वहाँ पे 1 लाख एकड़ के करीब ज़मीन का काश्त हो चुकी है और उसका जो प्रोड्यूस था वो मार्केट में आ चुका है। तो इस तरह की कंट्रीब्यूशन हो रही है, SIFC के अंडर हो रही है। फिर इसमें माइंस एंड मिनरल्स भी है, उसको भी एड्रेस किया जा रहा है, टूरिज्म को भी एड्रेस किया जा रहा है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें भी इसको एड्रेस किया जा रहा है। बेसिकली SIFC का मकसद था कि ये लॉन्ग जो प्रोसीजरल जो चैनल्स हैं और या
टाइम कंज्यूमिंग जो मसाइल थे उनको एड्रेस करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन का कंसेप्ट दिया गया है। और देखें कि जो SIFC को बेसिकली हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो तमाम लोग इसमें बैठते हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, आर्मी सर्विसेज चीफ्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। सो डिसीजन मेकिंग में इजी है। तो दैट्स वाई अभी हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान की जो स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। बिल्कुल। मसूद साहब साथ ही रहेगा, अभी अली रजा शाफ के जानिब एक बार फिर से रुख करते हैं। अली, ये बताएगा कि जिस तरह से ये डिजिटल दहशतगर्दी अब की जा रही है, सियासत में फौज को घसीटा जाता है और बारहा फौज मना करती है कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। अब जो हमारी नौजवान नस्ल प्रोपेगेंडे का शिकार हो रही है, बल्कि हो चुकी है तकरीबन, अब नौजवान के माइंडसेट को चेंज करने के लिए अब ऐसा क्या किया जाना चाहिए? देखिए, नौजवानों के माइंडसेट को तब्दील करने के लिए पहले तो हमें उन्हें बताना है कि हमारे पाक अफवाज की कुर्बानियां हैं क्या, और वो उनको बताया भी जा रहा है। देखिए, ये जो सिलसिला पाक फौज ने शुरू किया है मुसलसल एक तसलसल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, खुद जो है वो इंटरेक्शन करने का पब्लिक से इंटरेक्शन ही हो गया मीडिया के जरिए, ताकि उनको पता चल जाए कि असल हकाइक हैं क्या, जो जिन हकाइक को मस्क करके एक सियासी जमात बाकायदा अपने सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये असल हकाइक उन लोगों के सामने रखे जा रहे हैं, और जरूरी है कि बच्चों को शऊर दिया जाए। चूंकि हम देखें, ये जो डिजिटल दहशतगर्दी का शिकार हमारे चंद नौजवान हैं, ये मैं समझता हूं कि हमें उनको वापस लाना है। उनको जो है वो हकाइक को मस्क करके अपने सियासी फायदे के लिए एक मखसूस सियासी जमात इस्तेमाल कर रही है। और ये पाक फौज पे हमेशा इल्जाम लगाया जाता है, अब भी लगाया जा रहा है कि सियासत में जो है वो अमल दखल है। हालांकि जिस जमात की तरफ से डिजिटल दहशतगर्दी का पौधा लगाया गया है, ये परवान चढ़ाया गया है, उस जमात से ज्यादा इस अदारे को किसी ने सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया आज तक। आप देखें, वो जो अभी इस वक्त एक 3 स्टार जनरल रह चुके हैं आपके जनरल फैज हमीद साहब, जो उनके खिलाफ सारा एक केस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है, वो इसी के तहत हो रही है ना जी। उन्होंने सियासी मामलात में जो है वो अपने आप को तकेला, और एक फर्द वाहिद ने अदारे के वसाइल को किसी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो ये फौज बता रही है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और अगर कोई ऐसा अमल करेगा तो फिर उसका जो है वो कड़ा एहतसाब होगा। और बात जो नौजवानों की है, हमें शौर जो है वो उनमें उनको देना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ फौज का काम नहीं है, दीगर जो सियासी जमातें हैं, हमारे जो सिविल अदारे हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, उनको बताना चाहिए कि फौज आपकी दफाई लकीर होती है। और इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान पर जितनी दुश्मनों की नजरें लगी हुई हैं, हमें जितनी प्रॉक्सीज का सामना है, अगर हमारी फौज कमजोर होगी तो ये मुल्क कमजोर होगा। तो जो आज एक जुमला जो आज आपको सुनने को मिला कि महफूज पाकिस्तान ही जो है वो जो है वही आपकी तरक्की की जमानत है। जी 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 जी। तो हमें ये इस एक जुमले की अहमियत अपने नौजवानों को बतानी होगी, ताकि वो जो डिजिटल दहशतगर्दी फौज के खिलाफ इस्तेमाल होती है, वो उससे जो है वो बचा जा सके। सही। अच्छा मसूद साहब, एक बार फिर से हम जरा कॉम्बिंग ऑपरेशन और ये जिस तरह के मुख्तलिफ नौयत के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। बताया गया कि तकरीबन 46,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद का इलाका है जो कि फ़ौज ने क्लियर करवा लिया है। अच्छा, वहाँ पर कुछ दुश्वारियाँ भी हैं, जिस तरह से बता भी रहे थे अभी जब DGISPR बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि क्लियर करवाए जा चुके हैं, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद वहाँ पर दरअंदाजी होती है, फिर हम उनको घेरते हैं, फिर हम उनको कॉर्डन ऑफ करते हैं, फिर हम उनको क्लियर करवाते हैं। क्या दुश्वारियाँ हो सकती हैं यहाँ पर, क्या वजह इसकी सामने आ सकी है? देखिए, वो अनफॉर्चुनेटली वो यही बता रहे थे कि हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वैसे भी देखें, जब आपने आजकल वो हालात नहीं है, जब उन्होंने ये भी कहा कि नो गो एरियाज कहीं भी पाकिस्तान में नहीं है। 2014 में अगर हालात आप देखते हैं तो एस्ट वाइल्ड फाटा तो आधा तो दहशतगर्दों के कब्जे में था, स्वाद दहशतगर्दों के कब्जे में था, और भी बहुत सारे कुछ एरियाज थे दीर में, मलाकंड वाली साइड में, वहाँ इनका इन्फ्लुएंस था। लेकिन आज ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान की जो रिसेंट जितने भी हुए 2000 अगस्त 2021 के बाद से जितने ऑपरेशन हुए हैं, उसमें ये इनको यहाँ से डिसमेंटल कर चुके हैं। जो जितने अटैक्स जो आ रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर से आ रहे हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, जो हाइड आउट से अफगानिस्तान से आ रहे हैं,
तो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बनती है। जब देखें एक फौज ऑपरेशन करती है, एरिया को क्लियर करती है, फिर जब ट्रांसफर करते हैं, अब सिविल मैनेजमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको मैनेज करें। दैट्स वाई देखें अज़्म इस्तेहकाम में बात की गई थी कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे आप इंश्योर करें कि चाहे लोकल पुलिस है, CTD है, या फ्रंटियर कोर भी है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, या फिर खासादार है, आप इनको स्ट्रेंथन करें ताकि उस तहसील या जिले का जो इंतजाम है बेहतर तरीके से चलाया जा सके। मतलब हर चीज पे डिपेंडेंट शुड नॉट लुक टुवर्ड्स आर्मी, लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट होगी तो आर्मी यकीनन इंटरफेयर करेगी, लेकिन जहाँ पे आपने चीजें खुद मैनेज करनी है, मेरे ख्याल में इट्स अप टू द एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। अच्छा मसूद साहब, ये भी जरा बताइएगा कि जिस तरह DGISPR ने कहा है कि हमारे वसाइल में बलूचिस्तान को खुसूसी फौकियत हासिल है, लेकिन वहाँ के लोग कुछ और ही समझते हैं। बलूचिस्तान के लोग अब गुमराह हो चुके हैं, तो उन लोगों को किस तरह से ट्रैक पर लाया जा सकता है? क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि उन लोगों को पता चल सके कि किस तरह से उनके लिए कुर्बानियाँ दी जा रही हैं? देखें जी, ये जो है ना, चंद 100 लोग भी नहीं हैं। बलूचिस्तान में मैंने बड़ी नौकरी की है, मैंने 12 साल बलूचिस्तान की नौकरी है। बलूचिस्तान के चाहे वो बलोच हैं या पश्तून है, बड़े मुहिब्बे वतन हैं, इनमें बहुत पोटेंशियल्स हैं। सिर्फ इनको मौके देना है, और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि उन चीज़ों को एड्रेस करें। वरना अफवाज पाकिस्तान जो है, आप देखें, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ का है, वहाँ पे आर्मी ऑलरेडी फैसिलिटीज़ एक्सटेंड कर रही है। और फिर ऊपर से देखिए, मैंने आपको बताया कि PA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आज से चंद साल पहले जिसने सोर्ड ऑफ ऑनर लिया वो बलोच था, नौशकी का उस्मान अनवर। उसके 2 भाई ऑलरेडी फौज में थे। पाकिस्तान नेवल एकेडमी से जिसने सोर्ड ऑफ ऑनर लिया वो जहरी था, वो भी बलोचिस्तान का था। तो लोगों में पोटेंशियल है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, ब्यूरोक्रेसी में है, अफवाज पाकिस्तान में है। तो सिर्फ ये है कि इनको फैसिलिटीज देने के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। फौज तो जिस तरह उन्होंने बताया कि फौज अपने बजट से फार फ्लंग एरियाज में ऑलरेडी, देखें हम एजुकेशन को भी देखते हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, AJK का एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है, इवन मेडिकल फैसिलिटीज भी वहाँ पे एंटरटेन करते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी देते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी उसी बजट से ये कंट्रीब्यूशन भी करती है। तो मेरा ख्याल में अगर हम सिंसियरली दी लोकल गवर्नमेंट, जिस तरह उन्होंने कहा कि जितने चीफ मिनिस्टर्स थे बलूचिस्तान के तो सारे बलोच थे, तो अगर देखें अगर उन्होंने प्लानिंग होती और चीज़ें होती तो मेरा ख्याल में चीज़ें एड्रेस हो सकती है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है रिसेंटली बलूचिस्तान में बहुत तरक्की हो चुकी है, और ये जो नैरेटिव जिस तरह हमने बात की है ये तो रॉ वाले बनाते हैं कि वहाँ पे आप देखें ना कि अभी जो 80% जो प्रोजेक्ट्स में जो काम करने वाले तो लोकल मकामी बलोच लोग हैं। तो ये बेसिकली एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। मेरे ख्याल में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, उनको ज़्यादा इंटरेक्शन अपने लोगों के साथ रखनी चाहिए, और मेरे ख्याल में फंड्स की तकसीम में यकीनन सबको एड्रेस करना चाहिए। तो मेरा ख्याल में बलूचिस्तान से बेहतर और पोटेंशियल वाला कोई सूबा नहीं है। सही है, ठीक है सर, साथ ही रहेगा अलीशाफ साहब। अब एक बार फिर से मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगी, कुछ जो ऑपरेशंस अभी जैसे किए गए हैं, अभी तक अगर रवां साल की बात की जाए तो 32,000 से ज़ायद ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। 32,000 एक बहुत बड़ा एक जॉइंट अमाउंट है ये। तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि बैरूनी जो क़ुव्वतें हैं उनको किस तरह का मैसेज इससे जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि न सिर्फ ये जो तमाम तर ऑपरेशंस हैं वो किए जा चुके हैं, बल्कि ऑपरेशंस मुसलसल तौर पर किए जा रहे हैं, और रोज़ाना की बेसिस पर 100 से ज़ायद ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इसमें तकरीबन अब तक 90 खवारिज भी जहन्नुम हासिल किए जा चुके हैं। देखें, पाकिस्तान जब से एटमी ताकत बना है ना, तब से हम नाकाबिल तस्खीर हैं अपने दुश्मनों के लिए। और पाकिस्तान पर हमला अब हमारा जो एक रवायती दुश्मन है वो तो भारत है, वो चाहता है। अब ये भी देखें कि भारत ये चाहता है कि वो खित्ते में अजारादारी कायम करे अपनी, वो इस खित्ते का चौधरी बनना चाहता है। अब ये सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो उसके लिए जरूरी है कि उसका जो मुकाबला जो करता है वो पाकिस्तान है, उसे पाकिस्तान से खतरा हमेशा रहा है। और अब अगर वो पाकिस्तान पे डायरेक्ट हमला करेगा तो उसका खुद कुछ हमला ही होगा, क्योंकि हम भी एटमी पावर हैं, तो फिर हमारा जवाब भी जो है वो उससे दुगना ही होगा। जैसे हमने 65 में दिया, जैसे हालांकि हम
तादाद में कम थे, लेकिन फिर भी हमने उनको नाको चने चुभवाए। तो बात यह है कि फिर भारत चाहता क्या है, वो करता क्या है, वो पाकिस्तान की माशी तनसीबात को निशाना बनाता है, क्योंकि हम अब जो सारी जंग है वो सारी मईशत की है। हम माशी तौर पर जितना स्ट्रॉन्ग होंगे उतना भारत की जो जारादारी है इस खित्ते में, चौधरी बनने की जारादारी है वो कम, उसके जो इम्कानात है वो मखदूश होंगे। अब फिर भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मईशत का 10% या 5% हिस्सा अगर वो पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर करने पर भी लगा देगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता। यही वो कर रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज करता है। वो चाहे वो फिर अफगानिस्तान के थ्रू देख लें, फिर आपने कुलभूषण को देखा, हमने कुलभूषण को पकड़ लिया, फिर बलूचिस्तान में आप देख लें, बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं वो नहीं है जो पोर्ट्रे किए जाते हैं। और असल अगर अभी डीजी साहब ने भी एक बात की कि 254 अरब रुपया बलूचिस्तान को मादनियात की रॉयल्टी की मद में दिया जाता है, और उसके अलावा 23 अरब के करीब वहां के जो सरदार हैं जिन्होंने उस पूरे सिलसिले को अपने जकड़ रखा है, जो जिनकी वहां पे इन्फ्लुएंस है, उनको जाता है 23 अरब। अगर उसी 23 अरब रुपए में से वो जो बलोच हैं, वो जो सरदार हैं, वो वहां की फलाह बहबूद पर लगाएं तो क्या तब्दीली ना आ जाए? तो यहाँ पर मसला ये नहीं है कि वहां पर वसाइल नहीं है या वहां पर वफाक उनके साथ तावन नहीं करता, वहां पे मसला कुछ और है। अब अच्छा अब पाकिस्तान आज तक वहां पर जी सर, तो पाकिस्तान आज तक जो आपका सवाल था मैं उसको इलैबोरेट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान आज तक उनकी जितनी भी प्रॉक्सीज हैं, ये जो एक चाहे वो ज़हन साजी वहां पर लोगों की जा रही है, जो भी है उसको पाकिस्तान शिकस्त दिया है। और वहां पे जो PLA BRA के दहशतगर्द हैं उनको शिकस्त का सामना है मुसलसल, और उनकी शिकस्त आपने हालिया दिनों में देखी कि उन्होंने पाक फौज से मुसलसल शिकस्त का उनको सामना था, तो उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया, उन्होंने वहां पर आम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया, उन्होंने वहां पर गाड़ियां रोकेशन क्या थी वो फ्रस्ट्रेट। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अली आप साथ ही रहेगा, अभी इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं मसूद अहमद साहब से। मसूद साहब ये बताएगा कि जिस तरह से ताने बाने कहीं ना कहीं जाकर भारत से मिल जाते हैं, इनफैक्ट हमेशा उनको मुंह की खानी पड़ती है और हमेशा नाकामी का सामना होता है, चाहे कुलभूषण यादव वाला मामला हो, चाहे अभिनंदन वाला मामला हो, फिर भी अकल के नाखून नहीं ले रहा है, गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है भारत मुसलसल पाकिस्तान को। जी हाँ, देखिए इसमें जो चीज़ समझने वाली है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में लोगों का ममालिक अपना इंटरेस्ट देखते हैं। जिस तरह मैंने पहले बात की है, यहाँ पे एक इंडिया का अपना इंटरेस्ट है, लेकिन इसके पीछे और भी ताकतें हैं जो वो नहीं चाहती है बलूचिस्तान के अंदर से ये डेवलपमेंट हो, बलूचिस्तान की तरक्की हो, पाकिस्तान की तरक्की हो और चाइना को यहाँ से कुछ फ़ायदा हासिल हो सके, क्योंकि बलूचिस्तान शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर प्रोवाइड करता है, नॉट ओनली टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बट टू चाइना एज वेल। फिर रिच है इन मिनरल्स और रिसोर्सेज में, और साथ ही पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो यहाँ पे दुनिया का 40% ऑयल वहाँ से गुजरता है। फिर इंडिया ये भी समझता है चाइनीज की यहाँ आने से इनके सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को थ्रेट हुआ है, और ये भी समझते हैं कि कराची अगर पहले थ्रेटन होता, अब हमारे पास अल्टरनेटिवली गवादर इज अवेलेबल। सो बहुत सारे इसमें अब सारे इंटरनेशनल कुव्वतें इसमें हैं, वो इसको इंडिया को एज ए पुलिसमैन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर इसमें तो वाज़ेह है, देखें कि चंद सौ लोग हैं जो हमने कहा जो प्रॉक्सी है। पहले देखें ना, कुछ अर्से पहले तक तो अफगानिस्तान तो मैं इंडिया बैठा हुआ था और वहाँ पे सिख ट्रेनिंग कैंप्स लगाए हुए थे उसने, जिसमें वो न सिर्फ बलोच TTP को ट्रेनिंग करवा रहा था बल्कि बलोचों को भी वहाँ ट्रेनिंग दे रहा था। और इस पे देखें कि उन्होंने ब्रास बनाई, अफगानिस्तान में बनाई, रा ने बनाई 2018 में, और जिसमें BLA भी शामिल थी, BLF भी शामिल थी, BRA भी शामिल थी, BRG भी शामिल थी, और इनको दे वाज बलोचिस्तान स्पेसिफिक और कराची। और फिर बाद में 2020 में उन्होंने कंसोर्शियम ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिस इनमें फिर TTP भी शामिल हो गई थी। आज खबरें आ रही है कि जी जो मजीद ब्रिगेड है, जो इनका सुसाइड हमला जो करता है, उसको ट्रेन करने वाले TTP वाले हैं पीछे से। सो इनका भी एक नेक्सिस बन चुका है, और इनके पीछे इंडिया है, इंडिया के पीछे और भी ममालिक हैं। सो फ्यूचर में जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी पाकिस्तान डिसीजन लेता है, वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में लेता है कि हमारा मफाद किस में है। तो पाकिस्तान को भी पता है
और दुनिया भी जानती है कौन क्या कर रहा है। मसूद साहब, इस नेक्सस की बात करेंगे, इस नेटवर्क की बात करेंगे, इसको तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। सहूलतकारी के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जाहिर सी बात है कि जब तक रैकी नहीं होती है एक जगह की, वादी तीरा की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा इलाका है और बहुत दुश्वार गुजार वो रास्ते हैं, वहाँ से दरअंदाजी इतनी आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से रैकी होती है, सहूलतकारी होती है, उस पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि फिर इस मामले को, इस चैप्टर को पूरी तरह से क्लोज किया जा सके? जी हाँ, देखें कि आपकी बात सही है। असल में जो इनसाइड फैसिलिटेटर्स बैठे होते हैं और या दूसरे लोग हैं जो पैसा जिनको मिलता है तो अकॉर्डिंगली वो फैसिलिटेट करते हैं, कम्युनिकेशन होता है। फिर देखें या आजकल जिस तरह थोराया यूज़ करते हैं या ऐसे कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं कि वो जो इंटरसेप्ट नहीं हो सकती हैं। और फिर ये कोऑर्डिनेशन रैंडम नहीं होती, इट टेक्स मंथ्स ये प्लानिंग होती है। जिस तरीके से बलूचिस्तान पे हमले हुए और उनको पता था कि इस दिन में फलानी बरसी होनी है, तो लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, और प्लानिंग की गई, रिकॉनेसेंस की गई। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी रिसेंट कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इसका इरादा किया गया है कि जो भी फैसिलिटेटर होगा, जिसने भी मदद की है, जिसने कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो उसको भी कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब आपके सामने एक मिसाल है, जब ये अभी बशाम वाला हमला हुआ तो आपने देखा होगा वो गाड़ी चमन से, स्पिन बोल्दक से चमन आई और वो ट्रेवल करके खैबर पख्तूनख्वा आई, और जिस तरह सुसाइडल बम तो जो तोरखम से आया, तो एक चेन थी। तो उस पर बहुत सारे ये पकड़े जाते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती जो रिपोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन उनको पहले से मतलब उनको पकड़ा, उनको लोग जो अरेस्ट हो चुके होते हैं और वो जो उनका जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो दोज आर थ्वाटेड वेल इन टाइम। तो मेरा ख्याल में कोशिश यकीनन की जाती है। और फिर ऐसा भी है कि अगर चंद साल पहले जब हमारे एक अंडरस्टैंडिंग हो रही थी इनके साथ, ख्वारिजीन के साथ, उस वक्त भी कुछ लोग ऑलरेडी पाकिस्तान में दाखिल हो चुके थे, तो वो भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन बल्क जो है, अब भी मैं कह सकता हूँ 90% जो टेररिस्ट है या ख्वारिजीन है वो अफगानिस्तान के अंदर है। जिस तरह के वहाँ से इनफेक्ट अब तेरा वैली देख लें, तेरा वैली में जो आज DGISPR में बता रहे थे, तेरा वैली में देखें कि उसके सामने जो है नंगहार का प्रोविंस है, टोटल सामने तो नंगहार में टोटल बेस ऑफ TTP वहाँ पे मौजूद है। और फिर नीचे से कुरम है हमारा, जो डिस्ट्रिक्ट कुरम लगता है, औरंगजेब एजेंसी लगती, औरंगजेब डिस्ट्रिक्ट है, और साथ ही पेशावर का हसन खेल एरिया है, और ऊपर नॉर्थ में मोमन है। तो बॉर्डर भी नज़दीक है। तो बॉर्डर में ये है कि वो जो फेंस हमारी है एट टाइम्स ये बारिशों की वजह से या ज़्यादा पानी की आने की वजह से वो डैमेज हो जाती है, या उसको लोग नेगोशिएट करके आते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस की ईच कोने को हम उसको मॉनिटर करें या उसको चेक कर सकें। सो देयरफॉर इस तरह की पॉसिबिलिटीज होती है इन्फिल्ट्रेशन हो। लेकिन आपने अभी 13 में जो वीडियो देखी होगी, वो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे एंड दे वर टेकन टू टास्क। तो ये है, लेकिन एक अज़म का इजहार है, और जिस तरीके से पहले से ये ऑपरेशन चल रहे हैं फैसिलिटेटर्स के अगेंस्ट, दे विल कंटिन्यू। और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि उनको टाइमली जो किसी ऑपरेशन से पहले उनको पकड़ा जा सके, और ये पास में भी करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी ऐसा होता रहेगा। बिल्कुल। मसूद साहब साथ ही रहेगा। अली रजा शाह साहब की जानिब रुख करूंगी। अली, ये बताएगा कि जिस तरह फैज़ हमीद वाला मामला हुआ है, इससे यकीनन जो सियासी जमातें तो फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करती हैं, उनको क्या मैसेज जाता है, खास तौर पर जो 9 मई का वाकया हुआ, ताकि ऐसा वाकया दोबारा रोनुमा ना हो। फौज वाज़ेह कर चुकी है कि एहतिसाब का अमल सबके लिए बराबर है। जी अली, बात दोबारा अदा करना तर्जमान पाक फौज का, ये पैगाम दिया गया है कि फैज हमीद के पहली बात तो ये कि एहतिसाब के ऊपर पूरी फौज एक पेज पर है, और पूरी फौज ये चाहती है कि सियासी तौर पर अगर कोई फर्द वाहिद इन्वॉल्व होता है या कोई मोटिवेट करता है बाहर किसी सियासी जमात को, तो उसके खिलाफ, उसके एहतिसाब के लिए पूरी फौज एक पेज पर है। और वो कड़े जो एहतिसाब का निज़ाम है फौज का, वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया जा सकता, चाहे फिर वो कोई 3 स्टार जनरल ही क्यों ना हो। देखिए, फैज हमीद साहब कोई ये कुछ पहली दफा शायद पाक फौज में इस तरह से हो रहा है कि एक ताकतवर तरीन जर्नैल थे, आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल थे, अपने वक्त के अहम ओहदे पर फायज थे।
DGISI थे और आपको पता है सारे अमूर जो है वो ममलिकत के उस वक्त के वजीर आजम के पीछे यही मास्टरमाइंड हुआ करते थे, तो उनके ऊपर हाथ डालना कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। एक तो ये पैगाम दिया गया है कि तमाम कोर कमांडर जो है वो इसके ऊपर पूरी फौज एक पेज पर है, और इसके साथ ही ये भी आज एक बड़ा बारीक नुक्ता है वो मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ कि जब टीजी साहब से सवाल हुआ कि एक सियासी जमात के रहनुमा से मुतल्लिक चेयरमैन के मुतल्लिक क्या उनका भी मामला इसके साथ लिंक है, तो उन्होंने बताया कि जनरल फैज केस से जो कोई भी जुड़ा होगा वो कानून के शिकंजे में जरूर आएगा, अब वो कोई भी उसकी कोई भी पोजीशन हो। तो देखिए, एक तो ये पैगाम भी उन्होंने दे दिया है कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जो सबसे अहम मैसेज है ना जी, पैगाम है, वो सिविल अदारों को दिया है, खासतौर पर हमारी जुडिशरी को दिया है। उसके अलावा जो उस वक्त इस सिस्टम को जो है वो इस सिस्टम के मुकाबले में मुतवाज़ी सिस्टम खड़ा करने में जो लोग जो किरदार उस वक्त शामिल थे और शरीक थे, उनको भी पैगाम दिया गया है सिविल अदारों को कि आप भी एहतसाब का अमल जो है उसको खड़ा करें और तेज करें, और उसमें खास तौर पर जुडिशरी के उस वक्त के जो किरदार थे वो भी आपके सामने है, तो उनको भी पैगाम दिया गया। तो अब उनके ऊपर एक लायबिलिटी बनती है कि वो अब इस तरफ आए। और देखें, मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा खोल देना चाहता हूँ, इस बात को खोलना चाहता हूँ। टॉप सिटी का जो मामला था, जो फैज अमीर साहब के खिलाफ जो उनकी गिरफ्तारी का और उनके खिलाफ इंक्वायरी की वजह बना, वो किसने भेजा था? वो चीफ जस्टिस जो है इस वक्त आपके सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइज साहब, उन्होंने भेजा वजारत दफा और वजारत दफा के बाद GHQ के पास है। सुप्रीम कोर्ट की शिकायत पर या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये सारा किया। जब उनके कहने पर वो अपने इदारे के इतने ताकतवर अफसर को पकड़ सकते हैं और उसकी तमाम जो एक एहतसाब का अमल है उसके अंदर उसको उस चक्की में पीस सकते हैं, तो फिर चीफ जस्टिस साहब का भी और जो अदलिया और बाकी इदारों को भी चाहिए कि वो भी इसी तरह से जो है वो, क्योंकि देखें एक अदारे ने, एक जुडिशरी के आपका अदारे की इतनी इज्जत और तकरीम की है कि उन्होंने एक बहुत कम कलील वक्त में अपने अदारे के जो है वो 3 स्टार जनरल को पकड़ के एहतसाब कर दिया। अब इधर भी जो है वो फर्ज बनता है कि वो भी सिविल अदारे भी जो है वो अपने लोगों के एहतसाब करें। और इससे पहले भी कई मिसालें, आपने 9 मई का जिक्र किया, तो 9 मई के हवाले से भी फौज जो है वो ऐसी मिसालें सेट कर चुकी है। सबसे पहले अपने जो है वो 3 स्टार जनरल को घर भेजा गया था, जो उस वक्त कोर कमांडर लाहौर थे, उनको घर भेजा गया था। और उसके अलावा मुतअद्दिद तादाद में आपके ब्रिगेडियर्स, कर्नल और जो छोटे लेवल के मेजर्स वगैरह जो थे, उनको भी जो है वो घर भेजा गया था, उनका भी एहतसाब किया गया। सबसे पहले तो ये जो 9 मई का मामला है, इस मामले जो अकाउंटेबिलिटी का मामला है, वो भी फौज ने सबसे पहले अपने घर से किया था। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अलावा जो हमारी जुडिशरी है, उन्होंने सिविल जो केसेस हैं उसमें अभी तक कोई खातरख्वाह जो है वो इकदाम नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अदारे के दरमियान दूसरे अदारे का जो एक कॉन्फिडेंस CBMs हैं वो बहाल होनी चाहिए, और वो इसी तरह से हो सकती हैं। बैलेंस जो है वो कायम रहता है, वो इसी तरह से रहेगा कि अगर सिविल अदारे भी है वो एहतसाब का अमल उसको तेज करें। ठीक है, अली शाह साहब साथ ही रहिएगा। इसके साथ साथ मसूद अहमद भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, और इसी दौरान हमें हमारे सीनियर तज्जियाकार, हमारे पैनलिस्ट एहतशामुल हक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, इतनी सारी बातें, इतने सारे पॉइंट्स पे यकीनी तौर पर हम हमेशा करते आए हैं, लेकिन जो आज एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा वाज़ेह किया गया है कि जो रियासती जबर का एक तासुर है, जो एक एहसास महरूमी उनको जताया जाता है, उस पर एक नारा लगाया गया बड़ा ज़बरदस्त था कि बलूचिस्तान हमारी जान है, हमारी शान है, हमारा फ़ख्र है, हमारा दूसरा घर है। और फिर उन्होंने बताया कि शायद ही कोई ऑफिसर और जवान ऐसा हो जिसने बलूचिस्तान के लिए सर्व ना किया हो। तो इस अहम पॉइंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मारूफ, मेरा ख्याल है पहली मरतबा बड़े फैक्शन फिगर के साथ DGISPR ने बलूचिस्तान के हवाले से बात की है। और ये जो बयानिया तासर देने की कोशिश की जाती है, जी एहसास महरूमी है, रियासती जबर है, और ये कि जो उनके मसाइल हल नहीं किए जाते, सियासी लोगों को बाहर रखा जाता है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया कि जी देखें, पिछले कई बरसों से देख लो, खास तौर पे 12-13 चीफ मिनिस्टर जो है उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। फिर आप फौज को डिटेल उन्होंने बता दी कि फौज कितना पैसा अपने तौर पे लगा रही है, कितना टैक्स देती है, फिर कितने बहुत सारे प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में शुरू किए गए हैं, वो उसमें फौज जो है वो किस तरीके से अपना किरदार अदा करती है। देखें मारूफ, जो समझने वाली बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो बयानियां बनाने वाले लोग हैं, टेररिज्म है, लोग हैं, वो जितनी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, हुकूमत उसको फायर फाइटिंग जरूर करती है, लेकिन इसके बावजूद बात माननी पड़ेगी कि शायद उनका प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है। ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब एज ए सोसाइटी, एज ए सिविल सोसाइटी, मीडिया, तमाम अदारे मिल के ये सोचें कि भी हमें इस मामले को सियासत से मुबर्रा होकर देखना है। देखिए, हर आदमी जो है ना वो सियासी तौर पे एक पोजीशन लेके बैठा हुआ है, वो अपनी पोजीशन को साबित करने के लिए वो ठीक है, वो भूल जाता है कि रियासत भी है, मुल्क भी है, लोग भी हैं, वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता है। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे मेरा ख्याल है आपको इशारे मिल रहे हैं कि जिस तरह बलूचिस्तान में
12-13 इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं, उसमें अफवाज पाकिस्तान का काम और उसके बाद जो बड़ा काम करने वाला है वो है हमारी फौज के बाद हमारे सिविलियन अदारों का। देखिए वो कितना बड़ा वाज़ेह तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बताया कि जी 4 बातें बताई। उन्होंने कहा क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर। मतलब क्लियर करना इलाके को, होल्ड करना, उस पर काबू रखना, उसके बाद काम आता है बिल्ड और ट्रांसफर। ये है कि लोकल गवर्नमेंट का और सूबाई हुकूमत का। इन सो मेनी वर्ड्स वो यही कहना चाह रहे हैं कि इनका जो काम है, यानी सूबाई हुकूमतों का, वो अपना काम शायद ठीक तरीके से नहीं करते या जितनी तेजी के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होने चाहिए वो नजर नहीं आते। नतीजतन बावजूद इस बात के हर रोज 130 के करीब जो है ना वो कहते हैं काइनेटिक ऑपरेशन होते हैं इनके खिलाफ, फिर भी दहशतगर्दी जारी है। तो सवाल तो यही है कि कनाइमंस तो है दौलतकारी मुल्क के अंदर से भी, सूबे के अंदर से भी, और वो लोग डिसकंटेंट जो फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट है वहाँ पे, जो सियासी तौर पर भी समझते हैं कि वो शायद अपना कोई रोल नहीं प्ले कर रहे, तो वो फिर अपना बाहर से मदद लेते हैं, वो इंटेलेक्चुअल इनपुट भी बाहर से लेते हैं और लोगों को भड़काते हैं। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हमें एज ए सोसाइटी हमें लोगों को सोचना चाहिए कि भाई इसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, रियासत को हो रहा है, रियासती इदारों को हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इसको रोकने की जरूरत। तो आज बड़े फोर्सफुल तरीके से अपना नुक्ता नजर बताया। और दूसरा मेरा ख्याल है इस सारे मामले में एक चीज और जो बताई उन्होंने कि अफगानिस्तान को रोल किया है। एक तो उन्होंने बावजूद मैं खुश हुआ, मेरा ख्याल था कि स्टेट अवे वो मुखालफत करेंगे तालिबान हुकूमत की और बताएंगे वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश करें वो नाकाम होंगे। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान की हुकूमत ने मारूफ बाकायदा सबूत दे दिए अपना अफगान हुकूमत को, और इसको वेरीफाई भी करते हैं, अमेरिकन भी, चाइनीज भी करते हैं, रशियन भी करते हैं, तो उसके बाद उन्हें चाहिए कि इसका एक्शन लें। तो मेरा ख्याल है अब ओनर्स जो है वो इनके ऊपर है। जो आपकी तालिबान की हुकूमत है, तकरीबन 2 बरस हो गए, या बुरी हुकूमत है, इसको आज तक किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया। पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके 94 में भी जब तालिबान अफगान आए थे, उस समय पाकिस्तान ने, यूएई ने, सऊदी अरब ने इनको रिकग्नाइज किया था। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि मुझे तो जाती तौर पर लगा नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है DGISPR की तरफ से उन लोगों के लिए जो पोजीशन लेके बैठे अपने जाती और सियासी मफादात के लिए मुल्क को कुर्बान करते हैं। तो मैंने कहा इसको देखने की जरूरत है। आप देखते हैं कैसे करते हैं। एक चीज अगर आप इजाजत दें कमेंट करने की, वो है फैज अमीर का मामला। देखिए बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से टॉप सिटी के अलावा भी वो गवर्नमेंट में रहते हुए और जब वो रिटायर हो गए थे, जिस तरीके से सियासी तौर पे और जाती तौर पे उन्होंने माली फायदे लिए, और इनडायरेक्टली उन्होंने बताया कि बानी PTI भी इस सहूलतकारी में शामिल है। और उन्होंने रूल आउट नहीं किया कि ये आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमा DGISPR चल रहा है वो बानी PTI में भी चल सकता है, इसलिए कि वो कनाइवेंस उनकी भी साबित हो रही है। अगर वो कहते हैं कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, देखा जाएगा क्या होगा। तो मेरा ख्याल है ये भी आई ओपनर है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि जी वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करके और वो दे कैन गेट अवे विद, वो नहीं होगा। और दूसरा जो बड़ा कड़ा निजाम एक एहतसाब का फौज के अंदर है, वो बड़ा रिस्कलेस है मारूफ, वो किसी का लिहाज नहीं करते। अगर कोई आदमी साबित हो जाए कि उन्होंने एक पाकिस्तान फौज के अदारे के अंदर कुछ सबोटाज करने की कोशिश की है, जिस तरह फैज हमीद के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने वो काम किए कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीजें तय होती थी, जिस तरीके से वो अपना डिप्टी क्या कहते हैं सुपरिटेंडेंट अकरम साहब जो जेल के अडियाला की है, उनके जरिए वो बानी PTI के साथ राब्ते करते थे। तो बड़े वाज़ेह तौर पे लगता है कि उनकी करामत साबित होती है कि रियासत और मुल्क के खिलाफ जो उन्होंने काम किया। तो मेरा ख्याल है ये नहीं लगता। ठीक है एहतेशाम साहब साथ ही रहेगा। अभी मसूद अहमद साहब की जानिब एक बार फिर से आना चाहूंगी। सर मैं बलूचिस्तान के हवाले से ही आपसे बात करना चाहूंगी कि बलूचिस्तान के लोगों का ये माइंडसेट है कि जुल्म हो रहा है उनके साथ और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ जुल्म कर रहे हैं और यकीनन वो अपने आप को अलग समझते हैं पाकिस्तान से। तो उनका ये माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है। तो किस तरह से उनका ये माइंडसेट तब्दील किया जा सकता है, किस तरह उनका ये माइंडसेट तोड़ा जा सकता है? जी एक तो चंद सौ लोग हैं बलूचिस्तान के। आप देखें कि 1973 का जो आइन बना था तो उस वक्त सब ने इंडोर्स किया था। उस वक्त के बलोच जितने ट्राइबल एल्डर्स थे, जितने प्रोमिनेंट थे, उन सब ने इंडोर्स किया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये है कि बलोच जो सरदार जो हैं उनका अभी भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो मैंने कहा ना कि बाकी अभी यहाँ पे एक जंग है जो प्रॉक्सीज की जंग शुरू हुई है। हमारे पूरे रीजन में जब हम बात करते हैं, अफगानिस्तान की भी बात करता हूँ, ये पाकिस्तान में है या ईरान में है, ये प्रॉक्सीज हैं जो सारे इफेक्टिव हैं। लेकिन देखिए बलूचिस्तान के अंदर मैंने कहा चंद सौ लोग है, ऐसा है। लेकिन प्रॉक्सी क्या यूज कर रहे हैं? एक जिस तरह है कि होस्टाइल एजेंसीज जो नैरेटिव बना के देते हैं
जो देखें, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे अपने लोग इसमें शामिल है। जो जिस तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल टेररिज्म क्या है, वही नैरेटिव जो इंडिया चाहता था, जो 5th जनरेशन वारफेयर में वो काम कर रहा था, वो अभी हमारे अपने लोग कर रहे हैं, मेनली जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। और यही तो इंडिया चाहता है, तो वो तो खुश हो रहा है कि इनके अपने लोग हैं और बहुत सारे उनको वो यूज भी कर रहा है। फिर आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर से अभी मारंग बलोच यकजहती कमेटी एकदम कैसे बन गई। मतलब ऑल ऑफ अ सडन वो पीछे से प्लानिंग थी। जिस तरह पीटीएम बनी थी, इसी तरह बलोच यकजहती कमेटी है, उसको कौन फंड कर रहा है, उनको नैरेटिव्स कौन दे रहा है, वो कैसे वहां से ऑल द वे तुर्बत से ट्रेवल करके इस्लामाबाद आई। और तुर्बत में, अच्छा, गवादर में जो धरना दिया, और उन्होंने कहा मैंने तुर्बत गवादर ही में धरना देना है, क्यों कह रही थी। इसके पीछे ताने बाने हॉस्टाइल एजेंसी से मिलते, ये चंद लोग हैं, उससे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, चाइना को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। लेकिन देखें उससे क्यों है, मकसद क्या है। जिस तरीके से इनोसेंट लोगों की जानें ली, उससे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। यही दुश्मन चाहता है, ताकि एक इम्पैक्ट क्रिएट हो। जनरली देखें, ओवरऑल देखा जाए तो 99.9% बलोच जो है, चाहे वो पश्तून है, वो बलोच है, हजारा है, जो पहले के लोग जो वहाँ पे आबाद हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और मेरा अपना ये ज़ाती तजुर्बा है। और जिस तरीके से मैंने बात की, आजकल अफवाज पाकिस्तान में है, हज़ारों की तादाद में है। जिससे मैंने कहा 40,000 अफवाज पाकिस्तान को सर्व करे, 800 सुपर ऑफिसर्स हैं, तो और बड़े एक्सेल कर रहे हैं और बड़े पोटेंशियल कैपेबल ऑफिसर्स हैं। और जिस तरह शहादतें दी है, और यंग लेफ्टिनेंट में, चाहे वो नौशकी का था, मरी का था, तो लेकिन जाने भी दे रहे हैं। तो पाकिस्तान को सब मानते हैं। चंद लोग हैं जो उनके नैरेटिव पे हैं। फिर देखें कि जब सोशल मीडिया का दौर है, तो उसको फिर जिस तरीके से नैरेटिव को पुश किया जाता है और इसको शेयर किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, दैट इज डिजिटल टेररिज्म बाय डिजाइन किया जाता है आउट ऑफ बुक्स ऑफ अफवाज पाकिस्तान। सही, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप यकीनी तौर पर एक अहम नुकता उठा रहे हैं कि पाकिस्तान को सब मानते हैं और सब जानते भी हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान की अफवाज क्या कर सकती हैं। और जो पाकिस्तान को नहीं मानते, उनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। ये हुकूमत की जानिब से भी वाज़ेह किया गया है। हमारी अफवाज तो इसी नैरेटिव के साथ ही आगे बढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया सर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा हमारे साथ अली रजा शाफ भी मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान एहतशामुल हक हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमें डॉक्टर फिजा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। सर, एहतशामुल हक साहब, आपसे तो गुफ्तगू हो गई, अगर आप इजाज़त दे तो मैं ज़रा डॉक्टर फिजा का एक कमेंट लेना चाहूँगी। जो आज ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस तरह की अब हम देख रहे हैं कि तवातुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जारी हैं। बार बार ये नैरेटिव सामने रखा जाता है कि जो एहतसाब का अमल है फ़ौज में, वो बहुत ज़्यादा कड़ा और सख्त है। और अब फिर इस पर हम ऐसी मिसालें भी अब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। क्या समझती हैं फ्यूचर में, आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद कहाँ ज़्यादा देख सकते हैं? और इस पूरी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर आप क्या पॉइंट रेस करेंगी? जी, बहुत शुक्रिया। डीजी आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सिर्फ ये फैज हमीद केस के हवाले से बात नहीं की, खुद एहतजाजी के हवाले से बात नहीं की, बल्कि और भी बहुत से जो फैक्टर्स उनको बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट कर दिया गया है। जैसे कि सबसे अहम इशू अगर आप देखें तो बलोचिस्तान में जो एक एहसास महरूमी है, उन्होंने कहा है कि हाँ, एहसास महरूमी बलोचिस्तान के अवाम में है, ये पाया जाता है। इस बात से उन्होंने अग्री किया है। लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि जो एहसास कमतरी या एहसास महरूमी है, उसको मजीद हाईलाइट करने के लिए हमारी जो दुश्मन है, खासतौर पर हमारा जो रिवायती रीत है भारत, वो बड़ा किरदार अदा करता है। उसके बारे में नरेंद्र मोदी के जो गुफ्तगू है या उनके जो बयान है, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। सुबाइयत, लसानियत, इस तरह के कार्ड खेले जाते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान हमारा दिल है, बलोचिस्तान हमारी जान है और हमारी शान है, हमारी आन है। यानी बाकी तमाम सूबों की तरह हमें बलोचिस्तान से भी उतनी ही मोहब्बत है। तो ये जो एहसास महरूमी सोची समझी साजिश के तहत पैदा किया जा रहा है या इसको उभारा जा रहा है, ये हम कामयाब नहीं होने देंगे। फिर ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने बात की है कि हमने कितने ऑपरेशन किए हैं और फौज का किरदार हमेशा से रहा कि फौज बड़ी एक्टिव रही है। 8 महीने की अगर बात की जाए तो 8 महीनों में तकरीबन 32,000 से ज्यादा ऑपरेशन हुए हैं। 32,173 अगर मैं गलत नहीं, ये तादाद बताई उन्होंने। और इसके साथ 90 जो कवारिज उनको जहन्नुम वासिल किया गया है और हमारे 193 जो बहादुर अफसरान है, उन्होंने जामे शहादत नोश की है। इसके साथ सियासत के हवाले से उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात बार बार वाजे करनी पड़ती है उनको, क्योंकि हमारे सियासतदान ही फौज को घसीट के लाते हैं
कि जी आप सियासत में किरदार अदा करें। जैसे कि अब एक बंदे तो कहते हैं जी अडियाला जेल में बैठा है, लीडर जो बानी चेयरमैन पीछे आए जो कि बार बार कहते थे मैं तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का हामी नहीं हूँ, मेरे मुज़ाकरात आप एस्टैब्लिशमेंट से करवा दें। और उन्होंने बारहा किया कि हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, ना हम किसी सियासी जमात के मुखालिफ हैं, ना हम किसी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द वे जाके, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और जाहिर बात है बार बार फौज को भी अपनी पोजीशन इसलिए क्लियर करनी पड़ती है कि बार बार फौज को घसीट कर लाया जाता है सियासत में। जो बारहा कह चुके हैं कि हम ये पॉलिटिकल है, हमारा सियासत से कोई किरदार नहीं है, तो उनसे बार बार इस तरह की रिक्वेस्ट करना, इस तरह के बयान देना, इस तरह का तासुर देना कि जी हम अगर बैठेंगे तो हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे, हम सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली आज फिर एक बार फिर, ये पहली बार नहीं, एक बार फिर से उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारा सियासी जमातों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारा सियासत से कोई ताल्लुक है, ना हमारा सियासत में कोई किरदार है। सियासी जमातों में से हम किसी की मुखालिफत नहीं करते और ना ही हम किसी की तरफदारी करते हैं। और इक़्तिसादी निज़ाम के हवाले से जनरल फैज हमीद के हवाले से उन्होंने बात की है, इस हवाले से लम्हा ब लम्हा उन्होंने कहा हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। और यकीनी बात है जो जनरल फैज हमीद साहब का केस है, इस बात का ये यकीनी तौर पर हमारे साथ मौजूद थी। जी आई एम रियली सॉरी, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है डॉक्टर फिजा, टाइम बहुत कम है, हमें हेडलाइंस की जानिब भी बढ़ना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप मौजूद थी और इसके साथ साथ एहतशामुल हक भी हमारे साथ मौजूद थे। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।